हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फिर से हम देख रहे हैं हिंदी विषय का जो है आपका मॉडल पेपर जो 2021 में एक ना हिंदी विषय, इसका सॉल्यूशन। इस पूरे क्वेश्चन को देखेंगे हम, जितने भी आपके सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे इंग्लिश का बताया मैंने आपको, इंग्लिश में भी सारे 1 से लेकर 28 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। इसमें भी आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे और सारे सब्जेक्ट के विषय के आपको सॉल्यूशन इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो बने रहिए इस चैनल पे और आराम से शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप जो भी आप यूज़ करते हैं उसके साथ, ताकि दूसरे दोस्तों की मदद कर पाएँ आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जैसा मैंने बताया आपको कि अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो भी आप ग्रुप यूज़ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, ध्यान से सुन लेना। मैं आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, वीडियो को स्किप मत करना। मैं आपको बताऊँगा इसमें बहुत सारी चीज़ें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए जो गिफ्ट है पीडीएफ का, उसको लेने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें कि पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। तो इसमें पहला जो है क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, मृगनयनी शब्द में कौन सा समास है। तो मृगनयनी में आपका जो है कर्मधारय समास है। कर्मधारय क्यों है? क्योंकि मृग नयनी यानी मृग जैसे उसके नयन, विशेषता बताई जा रही है, और जहाँ पे विशेषता की बात होगी वहाँ पे कर्मधारय समास आता है। ध्यान रखना है आपको। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, बेखबर शब्द में कौन सा समास है। बेखबर आपका शब्द है, इसमें आपका अव्ययी भाव, यानी कि इसमें जो है उसके भाव की या फिर उसके जो कैरेक्टर की बात हो रही है, तो इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास आएगा। सा ऑप्शन सही है इसका। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन पूछा गया आपसे, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है उसे क्या कहते हैं। तो ये सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो डेफिनेशन आपको याद रखना। जिस समास में पहला शब्द जो है या पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। अ ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, घनश्याम शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए, घन यानी बादल और श्याम मतलब काले, तो बादल को काला होना यानी विशेषता बताई जा रही है, तो फिर से विशेषता में आपका कर्मधारय समास होगा घनश्याम। ठीक है, कर्मधारय समास, विशेषता बताई जा रही है। अब इसके आगे की बात करते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। यहाँ पर पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें शुद्ध शब्द है अतिथि। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी, दर्शनी होता है, सिनी नहीं होता, सी आ गया। प्रदर्शनी, शनि होता है, प्रदर्शनी नहीं होती, प्रदर्शनी नहीं होती है, प्रदर्शनी होता है। गोपिनी एक वर्ड जो है ये केवल हम गोपियों के लिए यूज़ करते हैं, बट ये भी शुद्ध नहीं है, गोपियाँ होता है। और कनिष्ठ नहीं होता, कनिष्ठ होता है। ठीक है, तो अतिथि आपका इसका शुद्ध वचन है यानी शुद्ध वाक्य है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है। तो उज्ज्वल जो है ये आपका शुद्ध नहीं है। समर्थ ये भी नहीं है, सामर्थ्य होता है। अनुग्रह में ग्रह, ग्रह ये ऐसे आएगा, और उज्ज्वल में खाली एक ही आधा जय आएगा। तो यहाँ पे शुद्ध शब्द कौन सा है? अनाधिकार। स ऑप्शन इसमें सही है। इसके बाद में निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे बीमार सही है, आपका तिथि भी सही है, और अष्टवक्र भी सही है। शाप जो है, शाप नहीं होता, ये श्राप होता है, श्राप। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये श्राप होता है, इसको श्राप बोलते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द जो कौन सा है। तो भास्कर भी शुद्ध है आपका, वरिष्ठ भी शुद्ध है आपका, अनुच्छेद भी शुद्ध है आपका। पूज्य जो है ये शुद्ध नहीं है, पूज्य जो लिखना है आपको, तो पू में ऊ की बड़ी मात्रा आती है, पूज्य ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है, तो ये आपका गलत है। इसके आगे क्वेश्चन है, कामयानी किस कवि का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। तो जयशंकर प्रसाद द्विवेदी का ये जो है ग्रंथ है। आपने पढ़ा होगा तो याद होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस याद रखने की कौन सा ग्रंथ किसने लिखा है। इसके आगे मैं बता दूंगा, बहुत सारे ग्रंथ मैंने बताए हैं, वो कौन से ग्रंथ किसने लिखे हैं वो सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। रामधारी सिंह दिनकर को किस काव्य की कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो उनको उर्वशी जो काव्य थी उसके ऊपर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब आपको ध्यान रखना है, कभी पूछ ले, उल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है कि उर्वशी काव्य के लिए रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला। तो आपको इससे भी ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से प्रश्नों के शब्द जो उत्तर है, एक शब्द या एक वाक्य में देना है, एक पंक्ति में देना है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सूरदास एक प्रामाणिक काव्य ग्रंथ का नाम बताना है। सूरदास के एक प्रामाणिक काव्य ग्रंथ का नाम बताना है, तो उसका नाम है सुरसागर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है, लक्ष्मण के व्यंग वचनों से किसकी क्रोधाग्नि बढ़ रही थी। तो परशुराम की बढ़ रही थी, ये तो आपको पता होगा।
इसके आगे जो क्वेश्चन पूछा गया, रानी लक्ष्मीबाई बचपन में कौन सा खेल खेलती थी। तो लक्ष्मीबाई बहुत सारे खेल खेलती थी। तो रानी लक्ष्मीबाई बचपन में व्यूह रचना करना, किलों को घेरना, तलवार, बर्छी, कटार आदि चलाने का खेल खेलती थी। इसके आगे जो क्वेश्चन है पांचवा, इसमें पूछा गया है जो त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। तो त्रिपिटक मतलब तीन पिटारा। त्रिपिटक का मतलब होता है तीन पिटारा। ये बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, बहुत ही पुराना ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का है। और ईर्ष्या से बचने का उपाय लेखक ने क्या बताया है। अगर ये बड़ा क्वेश्चन होता तो बड़ा लिखना पड़ता, छोटा क्वेश्चन है इसलिए छोटा ही लिखेंगे। तो लेखक के अनुसार ईर्ष्या से बचने का उपाय अपने अभावों का पता लगाना है, यानी हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको पता लगाना है तथा उसको दूर करने का प्रयत्न करना है। ये लेखक के अनुसार है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन पूछा गया है, बाल की खाल निकालना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो छोटी सी बात को पर तर्क करना या छोटी छोटी बातों पर बहस करना। वो जैसे कि आप कह सकते हैं कि रमेश ने कक्षा में ये एक सवाल पूछ करके उसकी बाल की खाल निकाल दी, ऐसे भी आप इसका वो कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में आठवां जो क्वेश्चन है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो दूसरे को उपदेश देना बहुत ही आसान होता है या आसान समझना। ठीक है, दूसरे को उपदेश देना बहुत ही आसान समझना इस पूरे जो लोकोक्ति का अर्थ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पे। इसमें आपका दिए गए प्रश्नों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मृदुल बसंत जीवन के यौवन के पड़ाव का प्रतीक है। यौवन के पड़ाव का प्रतीक है। और ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है, ये आपको पता ही है। कभी कभी खाली आपका एबेसेद में पूछ लेगा कि ईर्ष्या की बेटी का नाम है निंदा, यौवन और बुढ़ापा और बचपन, ऐसे पूछ सकता, आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चंस आपके खाली स्थान ना बन के भी एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। और सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि किसको कहा गया है। कवि ने कन्याकुमारी को कहा है, जहाँ पर सूर्योदय सूर्यास्त का नज़ारा जो है काफ़ी मनोहर या मनमोहक है। इसके बाद में अभी न होगा मेरा अंत, कविता का केंद्रीय भाव आपको स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर है अभी न होगा मेरा भाव अभी न होगा मेरा अंत कविता कवि निराला के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालती है। कवि इस रचना द्वारा संदेश देना चाहता है कि मनुष्य को आत्मविश्वास और उत्साह के साथ जीवन बिताना चाहिए। युवावस्था जीवन का सर्वोत्तम सुअवसर होता है। मृत्यु की चिंता न करते हुए व्यक्ति को युवावस्था में जीवन का आनंद लेना चाहिए। अपने आनंद और उत्साह से समाज के सोए हुए लोगों को लाभान्वित करना चाहिए। कवि अंत की उपेक्षा करते हुए जीवन के आरंभ में को महत्व देता है, क्योंकि वो अंत को ज़्यादा नहीं मानता लेकिन आरंभ को ज़्यादा अच्छा मानता है। उसे विश्वास है कि उसका जीवन लीला शीघ्र समाप्त होने ही वाला है। उसे सक्रियता के साथ सार्थक जीवन बिताना चाहिए और अन्य लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए। ये इसका केंद्रीय भाव बताया है। तो केंद्रीय भाव बताना था आपको, व्याख्या नहीं करनी थी। इसके आगे आ जाते हैं 13वें क्वेश्चन पे। सूरदास पाठ के आधार पर राधा कृष्ण के मध्य हुए वार्तालाप का सारांश आपको लिखना है। तो सूरदास पाठ में बूझत श्याम कौन तू गोरी पद में राधा कृष्ण संवाद वर्णित है। और राधा को देखकर कृष्ण ने कहा कि हे गोरी, तुम कौन हो और कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो। मैं तुम्हें कभी ब्रज में नहीं देखा। तब राधा ने कहा कि मैं अपनी पौरी पर खेलती रहती हूँ और यहाँ पर नहीं आती हूँ। सुना है कि यहाँ नंद राय जी का बेटा दही माखन चोरी करता है। तब कृष्ण ने कहा कि हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे, चलो साथ मिलकर खेले। तो ये है इसका पूरा जो है वार्तालाप का थोड़ा सा सारांश। इसके बाद में प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली जो ये है भव, कविता में अंशुमाली शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है और क्यों। तो कविता में अंशुमाली जो है सूर्य के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि सूर्य उदय होने पर ही कमलिनी खिला करती है। खिलना प्रसन्नता का घोतक है कि कवि ने ईश्वर को प्रकृति के चराचर सभी पदार्थों को प्रसन्न करने वाला बताया है। इसके बाद में 15वां जो क्वेश्चन पूछा गया है इसकी बात हम करेंगे। तो
यहाँ पर देखिए 15वें क्वेश्चन को, रामधारी सिंह दिनकर ने ईर्ष्या से बचने के लिए क्या उपाय बताए हैं, कोई भी दो आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे ईर्ष्या की प्रवृत्ति से बचने के लिए व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को पता लगाना चाहिए कि उसके जीवन में ऐसी कौन सा अभाव है जिसके कारण वो लोगों से ईर्ष्या करता है। और तीसरा है, इन अभाव को दूर करने के लिए रचनात्मक ढंग दूर पूर्ति रचनात्मक ढंग से करनी चाहिए, तभी ईर्ष्या का भावना से वो मुक्त हो सकेगा। इसके बाद में आखिरी चट्टान निबंध का लेखक एक टीले से दूसरी टीले पर क्यों पहुंचना चाहता था। तो सैंड हिल के आगे कुछ रेत के टीले इसमें बाधक थे और लेखक सूर्यास्त का दृश्य पूर्ण विस्तार की पृष्ठभूमि पर देखना चाहता था, इसलिए लेखक एक टीले से दूसरे टीले पर पहुंचना चाहता था। ईदगाह कहानी के किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया और क्यों। इसके दो क्वेश्चन बनते हैं। ईदगाह कहानी के किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया है हामिद को छोड़कर, तो दूसरा आंसर आएगा। और वैसे ही डायरेक्ट पूछेगा तो यही आंसर आएगा। तो कहानी के नायक हामिद हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, क्योंकि हामिद ने अपनी बूढ़ी दादी अमीना को बहुत चाहता है और उसके लिए उसको जलने से बचाने के लिए वो खिलौनों का मुंह त्याग करके चिमटा खरीदता है। और इसमें काफ़ी समझबूझ हामिद ने दिखाई है, इसलिए ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके बाद में 18वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया बाजी मारना मुहावरे का अर्थ जो है आपको बताना है और वाक्य में प्रयोग करना। तो बाजी मारना यानी कि जीतना, जैसे कि वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दौर में पीटी उषा ने बाजी मारी। और भी है, रामलाल की बहू ने सरपंच के चुनाव में बाजी मारी। और देखे दौड़ में कौन बाजी मारता है। तो ये सारे आपके वाक्य में प्रयोग है। इसके बाद में डूबते को तिनके का सहारा, इसका भी आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो मुहावरे का होता है संकट में पड़े को थोड़ी सी मदद, या संकट में फंसे हुए को थोड़ी सी मदद। यानी वाक्य में प्रयोग क्या है, आग में सारा माल जल जाने पर बीमा कंपनी से रकम मिलने पर ऐसा लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। और कुछ और कर सकते हैं। तो राकाम वाली की बेटी जब अस्पताल में थी तो पड़ोसियों की मदद उसके लिए डूबते का तिनके का सहारा साबित हुई। इस तरह से आपको लिख देना है। अब आगे की बात करते हैं। तो स खंड आ जाता है। स खंड में पूछा गया निम्नलिखित अपठित को पढ़ करके आपको जो है उत्तर देने हैं। तो चाह नहीं मैं सुरबाल के गहनों में गूथा जाऊं, ये वाला जो है आपको पढ़ना है। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका होगा पुष्प की अभिलाषा या फिर फूल की चाहत। ये आप लिख सकते हैं, आपके पाठ से ही है। पुष्प की अभिलाषा जो पाठ है उसमें से आया है। और रेखांकित शब्द इठलाऊं का अर्थ क्या होता है। तो इठलाऊं का होता है इतराना या नखरा करना, जो यहाँ पे रेखांकित शब्द है। और इसके बाद में उपयुक्त काव्य की मूल संवेदना क्या है। तो इस काव्य में पुष्पों की अभिलाषा को बताते हुए कहा गया है कि ना तो वह शौर्य सामग्री के रूप में काम आना चाहते हैं, फूल के बारे में कह रहे हैं कि फूल ना तो शौर्य सामग्री के काम आना चाहते हैं, ना वह सम्राटों के शव पर चढ़ना चाहते हैं, ना ही वो देवों के मस्तक पर चढ़ना चाहते हैं, अपितु वो देश के प्रति प्राण निछावर करने वाले वीरों के पथ पर बिछना चाहते हैं। ठीक है, ये फूलों की आपसी बात है, वो फूलों का भाव यहाँ पे व्यक्त किया गया है। इसके अथवा में जो पार्ट है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये मेरे को थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, तो इस क्वेश्चन को केवल मैंने छोड़ा। अथवा का पार्ट है इसी क्वेश्चन का, तो इसको छोड़ दिया। इसका आप आंसर देख सकते हो, लेकिन मैं अभी इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, केवल यही पार्ट छोड़ा है। बाकी इसके सारे आंसर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पार्ट छोड़ करके आगे के क्वेश्चन सारे सॉल्व है, क्योंकि ये अथवा में है इसका। ये आपका जो है क्वेश्चन 20वें का अथवा एक छोड़ा गया है, बाकी कोई अथवा भी नहीं छोड़ा है। अब 21वें क्वेश्चन की बात करें तो लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग के आधार पर लक्ष्मण के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। तो आपको पता ही है, लक्ष्मण बहुत क्रोधित थे, मतलब उग्र स्वभाव के थे, और उनके बारे में यहाँ पे हमने लिख दिया। आप इसको आराम से पढ़ करके समझ सकते हैं, बिल्कुल साफ साफ और शुद्ध शुद्ध शब्दों में लिखा है, ताकि आप आराम से समझ सकें। इसके आगे जो क्वेश्चन है अथवा में, भ्रमर गीत प्रसंग के आधार पर गोपियों के कृष्ण के प्रति उनके प्रेम का वर्णन आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट वाइज हमने जो है इसका आंसर लिखा है, तो आप इसको देख सकते हैं। उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से और कृष्ण की तुलना गुड़ से की है। उनके अनुसार श्री कृष्ण उस गुड़ की भांति हैं जिस पर चींटियाँ चिपकती हैं, गुड़ चाटी ज्यों पागी। ये वाला जो है उसमें पैराग्राफ भी है। अगर आप ऐसे एक्सप्लेन करते हैं तो आपको मैं बताऊंगा कि ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। जहाँ पे आपको कुछ ज्ञान की बात है वो भी मैं बताऊंगा, तो पूरा वीडियो आराम से देखिए। दूसरा है, उन्होंने स्वयं को हरील पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। जिस तरह हरील पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी तरह उन्होंने मन क्रम वचन से श्री कृष्ण के प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया है।
हमारे हरेल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। ये जो है आप पंक्ति लिख सकते हैं अगर आपको याद रहता है तो। तीसरा पार्ट इसमें पूछा गया है, वह कृष्ण के प्रेम में रात दिन सोते जागते सिर्फ कृष्ण का नाम ही रटती हैं, जागत सोवत स्वप्न दिवस नीसी कान्ह कान्ह जक री। ठीक है, ये इसके वाक्य का उत्तर है। इसके आगे हम 22वें क्वेश्चन की बात करें तो 22वें क्वेश्चन में पूछा गया है, मुंशी प्रेमचंद की बाल मनोवैज्ञानिक को ईदगाह में, मतलब ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की बाल मनोवैज्ञानिक को चरितार्थ करने वाली एक प्रतिनिधि कहानी है। कथन के आलोक में अपने विचार लिखना है। तो अपने विचार लिखना है, मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित ईदगाह की कहानी एक अपरितम कहानी है और यह बाल मनोविज्ञान की गहना से दर्शाती है मनोविज्ञान को गहनता से दर्शाती है। इस कविता या इस कहानी को पढ़कर ज्ञात होता है कि परिस्थितियाँ उम्र नहीं देखती और छोटा सा बालक भी विषम परिस्थितियों में समय से पहले परिपक्व हो जाता है। अब इसके बाद में इस कहानी को पूरा, इसका विस्तार जो है, इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ लेना। ये पूरा का पूरा यहाँ तक पढ़ा है, इसमें पूरा विस्तार से और जो आपने पढ़ा है कहानी हामिद वाला, ये पूरा का पूरा यहाँ पे छोटे शब्दों में और समझा दिया गया। आप इसको पढ़ेंगे तो 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा, ये गारंटी है। इसके आगे की बात करते हैं हम। तो 23वां जो क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित साहित्यकारों का जीवन एवं कृत्य परिचय आपको देना है। तो इसमें सबसे पहला जयशंकर प्रसाद के बारे में पूछा है, जिसका जीवन परिचय और उसकी कृतियाँ यानी कि जो रचनाएं हैं उसके बारे में बताना है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए जीवन परिचय उनका लिख दिया है कि वो आपके बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे जयशंकर प्रसाद। वे महान कवि हैं, सफल उपन्यास और नाटककार भी हैं, छायावादी काव्य के आधार स्तंभ है, रचना के रूप में उनका व्यक्तित्व बेजोड़ है। इस तरह से हमने लिखा है। और वाराणसी के जाने माने सुगनी साहू परिवार में सन 1989 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का जो है जन्म हुआ था। इस तरह से आपको लिख करके और लास्ट में ये लिख देना है सन 1947 में वो 48 साल की अब अल्प आयु में जो है उनकी मृत्यु हो गई या काल के गाल में समा गए। इसके बाद में उनकी रचनाएं बहुत सारी हैं, जो आप रचनाएं याद कर सकते हैं, आप उनको याद कर लें। यहाँ पे देखिए रचनाएं बहुत सारी लिखी गई हैं। रचनाएं हैं प्रसाद जी ने अनेक विषयों में। अब इसमें रचनाएं जो लिखी गई हैं देखिए, उसमें कामयानी भी है आपका, और आंसू है, लहर है, झरना है, और कहानियों में आकाशदीप है, इंद्रजाल है, प्रतिध्वनि है, आंधी है, उपन्यास में कंकाल है, तितली है, इरावती या अपूर्ण है। इस तरह से इसके बाद में नेक्स्ट जो और पार्ट है उसमें पूछा गया आपसे कि भारतेंदु के हरिश्चंद्र के बारे में इसको बताना था। तो यहाँ पर हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय देते हुए उनका कब जन्म हुआ, उन्होंने क्या क्या काम किए, ये यहाँ पे हमने पूरा बता दिया है। तो आराम से वीडियो को पॉज करके देख लेना। और इसके बाद में उनकी जन्म और मृत्यु कब हुई ये भी यहाँ पर आपको बताना होता है। जीवन परिचय दे रहे हैं, उसके बाद में उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं या रचनाएं हैं उनके नाम लिख देने हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी रचनाओं के मैंने नाम लिखे हैं, तो आपको जितने भी याद होते हैं आप कम से कम 4 याद कर लें, ज़्यादा नहीं करना है। तो 4, 5 आपको 6 याद कर ले, तो इतने याद करने से बहुत, जो आसान सा जैसे शब्द लगे, जैसे जननी याद कर सकते हैं, दुर्लभ बंधु याद कर सकते हैं, ये नील देवी याद कर सकते हैं, अंधेर नगरी याद कर सकते हैं, और आप भारत दुर्दशा याद कर सकते हैं, और धनंजय विजय याद कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सब आपको लिखने हैं। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पहले तो आपको जीवन परिचय देना है, उसके बाद में उनके साहित्यों के बारे में लिखना है। इसके आगे के क्वेश्चंस की बात करें तो इसी का अथवा पार्ट आया था, सॉरी ये तो आपके ख़त्म हो गए, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गया और आपका जयशंकर प्रसाद द्विवेदी हो गया। अब इसके 2 ही क्वेश्चन, 2 ही आए थे आपके लेखक के नाम। इसके बाद में आपका खंड 10 जो शुरू हुआ था, तो इसमें 24वां जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया था आपसे इन सभी के नाम बताने हैं। तो देखिए, उपयुक्त प्रदर्शित यातायात चिन्हों के संकेतिक का अर्थ बताते हुए उनका विश्लेषण कीजिए। तो धीमी गति से चलने वाले वाहन जो है उसका संकेत है ये। एक्चुअली ये आधा संकेत है, ये पूरा संकेत नहीं है, इसमें भी मिस्टेक है, इसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन अगर दिया है आपके बोर्ड ने तो इसका यही जो है आंसर है। उसके बाद में अगर कोई जा रही है दूसरी चीज़, ये वाला जो है आपका ये नो एंट्री का है, यानी कि प्रवेश निषेध लिख सकते हैं आप हिंदी में।
और ये वाला है वन वे का, इसमें एक रो कटा हुआ है, एक नहीं कटा हुआ है, और इसमें दोनों कटे हैं, यानी कि टू वे एंट्री जो है इसमें बंद है, दोनों दिशा में गाड़ी ले जाना वर्जित है, और बाएं हाथ मुड़ना मना है। ठीक है, नो लेफ्ट टर्न इसका मतलब होता है, अगर ये उल्टा होता तो राइट टर्न हो जाता। अब इसके बारे में अपनी मर्जी से आप एक एक दो दो वर्ड आपको लिख देना है। ये वाहन, ये वाला सिंबल देख करके, यानी ये संकेत देख करके हमें अपनी गाड़ी की गति को धीमा कर लेना चाहिए, और ये इसीलिए होता है ताकि हम एक्सीडेंट से बचा सकें, और भारत सरकार ने हर जगह पर रोड पर ये चीज़ें लगा रखी हैं। इसी तरह से नो एंट्री का भी बोर्ड के बारे में बता सकते हैं कि जहाँ जहाँ ये बोर्ड देखें वहाँ पर इस रोड पे नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज़ जो है आपका जो चालान कट सकता है। ठीक है, आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, और इस तरह से आप इन सभी को लिख सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी, केवल आपको संकेत के नाम पता होने चाहिए, चाहे आप फिर उसके बाद में कुछ भी लिख दें, वो सही ही कहलाएगा, उसको गलत कोई नहीं करेगा। इसके बाद में इसका अथवा पाठ जो आया है, यातायात संसाधनों के संचालन नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है, और सही प्रकार से यदि गाड़ी ना चलाया जाए तो होने वाली समस्याओं एवं दुर्घटनाएं आपको बतानी है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको इसका आंसर। तो इसका आंसर है यातायात के नियमों के भली प्रकार रख रखाव यातायात के नियम के भली प्रकार रख रखाव को सुनिश्चित करने के लिए चौराहों और जंक्शन पर चालकों को दिशा निर्देश और चेतावनी दिए जाते हैं, क्योंकि साइन बोर्ड लगे होते हैं, और सड़कों के नियमों से अनजान होने पर जीवन और संपत्ति का नुकसान होता है, इससे जान माल को हानि पहुंच सकती है, इसलिए यातायात संसाधनों का संचालन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। पहले का ये आंसर हो गया। अब जो प्रकाश डालना है तो यहाँ पे आप इस तरह से प्रकाश डाल सकते हैं, जैसे कि वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन या मैसेज पढ़ना या कुछ करना, ये सबसे बड़ा आपको खतरे की तरफ बढ़ाती है। ड्राइविंग के दौरान आप मेकअप, बाल संवारना, कपड़े ठीक करना या फिर म्यूज़िक सिस्टम ऑपरेट करना, इन सभी कामों करने के दौरान चालक को का ध्यान जो है सड़क से भटक जाता है, और अचानक सड़क पर किसी वाहन आदि के सामने आ जाने से हादसा होने का डर रहता है। वाहन को बहुत अधिक तेज़ गति से चलाना दुर्घटना को निमंत्रण देना होता है। भारत में हर साल 1,20,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, और 12,70,000 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और पांचवा क्वेश्चन पॉइंट हम बता सकते हैं, पूरे विश्व के मुकाबले अकेले भारत में 10% मौतें जो है सड़क दुर्घटना की वजह से होती हैं। ये आपका जो है क्वेश्चन है। अब इसके आगे है 25वां क्वेश्चन। तो स्वयं को जिलाधीश गया मानते हुए अपने जिला के समस्त राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधान को एक पत्र लिखिए, जिसमें अपने विद्यालय में गांधी जी की 150वीं जो जयंती है उसको मनाने का आदेश दिया गया हो। तो इस तरह से आपको नोटिस मिलता है, जो गवर्नमेंट का नोटिस होता है कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से ही आपको लिखना है। तो सबसे पहले जो नोटिस जारी कर रहा है, जहाँ से जारी हो रहा है उसका नाम, जैसे या उसका जो एड्रेस है, कार्यालय जिलाधीश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गया, और पत्रांक मतलब ये जो नंबर होता है एक आपका डॉक्यूमेंट नंबर, वो हो गया, और दिनांक हो गया, जैसे 17 जनवरी 2021। उसके बाद में विषय क्या है, विद्यालय में गांधी जी की जो है 150वीं जयंती मनाने के संबंध में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गया ने आने वाले गांधी जी के 150वीं जयंती को एक विशेष दिवस मानते हुए निर्णय लिया है कि वह प्रदेश के सभी विद्यालयों में इसे पूर्ण रूप से मनाया जाए। अतः सभी जिला अधिकारियों अपने अपने क्षेत्र के विद्यालय में इसकी व्यवस्था कराएं, तथा इसके अनुपालन के संबंध में लिखित प्रतिवेदन उचित माध्यम से कार्यालय में प्रेषित करें। फिर यहाँ पे हस्ताक्षर आ जाएगा, जिला निदेशक का नाम आ जाएगा, और जो भी जिस बोर्ड से वो भेजा जा रहा है उसका आ जाएगा। और यहाँ पर जो है आपका नीचे यहाँ पे आ जाएगा प्रतिलिपि सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु किसको किसको जो कॉपी दी गई है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, जैसे हमने डाला है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी में अथवा में, तो अथवा में पूछा गया है, अपने आप को उदयपुर निवासी अर्पिता मानते हुए जिला पुलिस अधीक्षक को सुरक्षा संबंधी पत्र लिखना है, जिसमें आपके मोहल्ले के बाहरी लोगों द्वारा की जा रही संदेहास्पद गतिविधियों का उल्लेख हो। तो यहाँ पर इसका भी लिखा है, सेवा में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, उदयपुर राजस्थान, दिनांक 17 जनवरी 2021। विषय मोहल्ले में बाहरी लोगों द्वारा की जा रही संदेहास्पद गतिविधियों के संबंध में। और फिर महोदय, मैं इस पत्र के द्वारा आपको सूचित करना चाहती हूँ कि हमारे मोहल्ले में कुछ दिनों से बाहरी लोगों द्वारा संदेहास्पद गतिविधियाँ की जा रही हैं, जिससे हम हमारी सुरक्षा
में खतरा महसूस कर रहे हैं और ये बाहरी लोग अलग तरह की भाषा और इशारों से एक दूसरे को बुलाते हैं। इस तरह से आपको ये पूरा पैराग्राफ जो है लिखना है। दोस्तों इस पूरे क्वेश्चन बैंक का जो है ये क्वेश्चन पूरे आंसर का PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसका कोड है 1239। 1239 कोड है। जो बच्चे इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं उनको ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इसी कोड से वो PDF खुलेगा 1239 से। अब आगे जो है आपका यहाँ पर है, अतः इन बाहरी लोगों के, ये पूरा आपको लिखना है और इस तरह से आपका जो है लास्ट में यहाँ पे दे देना है आपका नाम जो पूछा गया है या जो भी आपको बताया गया उस नाम को ज़रूर डालना है। इसके आगे जो है खंड य की बात करें तो यहाँ पर आपको दिए गए बिंदुओं के आधार पर आपको 300 शब्दों में निबंध लिखना है, जिसमें भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण, तो यहाँ पर जो है इसमें प्रस्तावना, वृक्ष संरक्षण, नदी पर्वत संरक्षण, उपसंहार, ये सब लिखना है। तो सभी को आपको डालना है। तो जैसे यहाँ पे हमने प्रस्तावना लिख दिया सबसे पहले, उसके बाद में प्रदूषण का विकराल स्वरूप क्या है उसके बारे में बता दिया। इसके आगे हम चलेंगे तो इसी तरह से आपको इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना क्योंकि काफ़ी बड़ा है। प्रदूषण के कारण वातावरण का मतलब जो है वो कैसे हो रहा है, तो शहरीकरण में देखिए आप। इसी तरह से हम बढ़ती हुई जो आपकी जनसंख्या है ये भी कारण है, वनों का दोहन ये भी कारण है, औद्योगिक अपशिष्ट ये भी कारण है। तो इनके सभी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिख देना है। हमने थोड़ा ज़्यादा लिखा है तो आप थोड़ा थोड़ा कम लिख सकते हैं। इसके बाद में चौथा है प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये आपको यहाँ पर देखिए सब बता देंगे। तो यहाँ पर आपका हो गया जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, उसके बाद में ध्वनि प्रदूषण, ये सब होते हैं आपके। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है और इसी तरह से लिखते जाना है। इसके आगे भी आपका भूमि प्रदूषण भी होता है और ध्वनि प्रदूषण बता दिया, और रेडियो धर्मी प्रदूषण भी है जिसको रेडियो एक्टिव जो पोल्यूशन बोलते हैं वो है आपका, ये है। और इसके बाद में पांचवा जो आपका पॉइंट आ जाएगा उसमें प्रदूषण निवारण के उपाय लिख देंगे और लिखने के बाद में जो भी आप बता सकते हैं, जितना बता सकते हैं उतना लिख देंगे जो हमने यहाँ सामने लिखा है। और इसके बाद में आपका जो है उपसंहार जो है आ जाएगा। ठीक है, ये रहा उपसंहार। तो काफ़ी बड़ा है। तो जैसे मैंने बताया PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, कोड आपको बता चुका हूँ, तो उसी कोड के हिसाब से आपको उसको खोल सकते हैं। इसके बाद में इसी का अथवा आता है, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो इसमें भी हमने बहुत अच्छी तरह से जो है देखिए प्रस्तावना लिख दिया है और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य क्या क्या हैं। तो यहाँ पर हमने पॉइंट वाइज राष्ट्र के प्रति आप कर्तव्य अपना लिख सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 कई पॉइंट्स हमने लिखे हैं। इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान रखना है, यही आपको लिखना है अगर आता है तो। और इस तरह से आप बढ़िया से आराम से पॉज करके वीडियो को पढ़ लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है युवा पीढ़ी के प्रति कर्तव्य क्या क्या होगा अगर आप प्रधानमंत्री होंगे, तो ये भी आप बताएंगे। बुजुर्गों के प्रति कर्तव्य क्या होगा ये भी आपको बताना है, क्योंकि आप प्रधानमंत्री अगर होंगे तो क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद में पांचवा जो पॉइंट होगा उपसंहार का होगा। इसके बाद में अथवा आया था, तो इंटरनेट वरदान या अभिशाप, तो ये हर बार जनरली पूछा जाता है, तो इसका आपको प्रस्तावना बताना है। फिर इंटरनेट की उपयोगिता वरदान के स्वरूप में क्या होगा, आप इंटरनेट की विद्युत क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हैं वो बता सकते हैं, सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव बता सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये पूरा लिखना है जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से सारा पढ़ लेना, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, लंबा है, तो मैं पढ़ूंगा तो एक तो टाइम भी वेस्ट होगा और प्लस आपको थोड़ा बहुत समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि आप खुद पढ़ेंगे। जब आप खुद पढ़ते हैं तो आपको पता ही है, आपको ज़्यादा याद होता है। तो यहाँ पर आपने ये पूरा देख लिया। इसके आगे हम लिखेंगे इंटरनेट के अभिशाप। तो यहाँ पर अभिशाप शुरू हो गया है, आप देख रहे हैं, ये रहा इंटरनेट के जो अभिशाप हैं उसको। तो इन सभी में आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आपको रिक्वायरमेंट है, जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में। इसके बाद में आप अभिशाप के बाद में जो है यहाँ तक इसके जो उपसंहार है उसको भी आपको लास्ट में लिख देना है। तो ये आपके सामने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन है। A to Z क्वेश्चन किए गए, अथवा को भी नहीं छोड़ा गया है, एक एक पार्ट को हमने सॉल्व किया है। तो आराम से इस पूरे वीडियो को देखिए। अब ये रहा उपसंहार। तो उपसंहार लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो याद रखना, आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो ज़रूर लिखें। इसके बाद में अथवा में एक आया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो इसमें प्रस्तावना लिखना है सबसे पहले, और उसके बाद में लिंग अनुपात कम होने का कारण, कन्या भ्रूण हत्या रोकने का उपाय, स्त्री शिक्षा का महत्व, उपसंहार, इन सभी पॉइंट्स को आपको करना है अगर एग्ज़ाम में देता है। तो ये रहा अभियान की आवश्यकता क्यों हुआ है, ये आपको बतानी है। उसके बाद में आपको कन्या भ्रूण हत्या वाला जो पॉइंट था उसको भी लेना है, और उसके बाद में इसका कारण बताना है, और फिर उसके बाद में कन्या भ्रूण हत्या के बारे में और डिस्क्राइब कर देना है। तो
तो आप देख सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ है। आपको केवल वीडियो को पॉज करना है, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके आगे जो है अभियान का लक्ष्य क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। ये अभियान का लक्ष्य आपको बताना है। उसके बाद में उपसंहार लिख देंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है आपका जो है ऐसे वाला पार्ट। अब इसके आगे 27वां जो क्वेश्चन शुरू होता है उसकी बात करते हैं। तो निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण। तो ये संदर्भ और प्रसंग जो है हमने लिख दिया है। तो प्रस्तुत काव्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि निराला की रचना अभी ना होगा मेरा अंत से लिया गया है, ठीक है। अभी ना होगा मेरा अंत से, इसके बारे में आपको बता देना है। और फिर व्याख्या इसकी, जो इस कविता में जो यहाँ पे पंक्तियाँ लिखी है उसकी आपको छोटी सी जो है एक व्याख्या कर देनी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। व्याख्या करने के बाद में इस तरह से आपको व्याख्या लिखनी है। और व्याख्या लिखने के बाद में आपको विशेष जो है इसकी विशेष बातें क्या हैं कवि के अनुसार इस पूरी पंक्ति में। तो कवि के अनुसार उसके जीवन में प्रथम बार वसंत जैसे उल्लास और उत्साहमय समय का आगमन हुआ। वह निरंतर कर्मशील रहकर समाज के निराश और हताश लोगों में आत्मविश्वास का संचार करेगा। कवि ने अपने उत्साह और आत्मविश्वास से पूर्ण भावनाओं द्वारा निरंतर सृजन में लगे रहने और मृत्यु के भय से मुक्ति रहने का संदेश दिया है। और स्वर्ण किरण कल्लोल में रूपक की झलक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, याद भी रखनी है, ये लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके नंबर कटेंगे। इसी का जो अथवा पार्ट आया था, क्योंकि 3 पार्ट दिए गए हैं आपके अथवा में, फिर से एक कविता आई थी, प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देख सागर। तो इसकी भी प्रसंग पहले आपको करनी है, व्याख्या करनी है। तो प्रसंग और व्याख्या दोनों एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। तो प्रस्तुत अवतरण जयशंकर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित प्रभो शीर्षक कविता से उद्भूत है, ठीक है। और व्याख्या जो है, कवि कहता है कि ईश्वर की दया का प्रसार कितना विस्तृत है, ऐसा यदि देखना है तो समुद्र का विस्तार देखिए, ठीक है। और कवि फिर इसके बारे में पूरा आपको लिख देना है। व्याख्या कंप्लीट करने के बाद में इसके जो विशेष पॉइंट्स जो मैंने बताया आपको हमेशा लिखने हैं। तो इसमें कवि ने ईश्वर की मंद मुस्कान, मधुर हंसी, सुसज्जित मंदिर आदि के लिए सुंदर उपदान प्रस्तुत किए हैं। प्राकृतिक उपदानों में उपदानों से ईश्वर की सौंदर्यमय सृष्टि एवं भव्य रूप की व्यंजना की गई है। और अनुप्रयास, काव्यलिंग, रूपक एवं परिकर अलंकार इसमें प्रयुक्त हैं। भाषा तत्सम प्रधान है और गीतात्मक लय गति द्रष्टव्य है, ठीक है। इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है ये भी आपको विशेष जो है बतानी होती है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होता है, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स होते हैं, तो इसीलिए आपको बताना है। इसके बाद में अथवा आया था, उषा की लाली में अभी से गए निखर। तो इसका भी आपको सप्रसंग व्याख्या करना था। तो यहाँ पर इसका सप्रसंग व्याख्या है और संदर्भ और प्रसंग है, यहाँ पर व्याख्या है। और इसके बाद में ये विशेष जो आपको लिखनी थी, तो लिखनी तो है ही, आपको हमेशा लिखनी है। जो चीज़ें पूछी जा रही है तो उसको लिखे बिना तो आप रह नहीं सकते। इसको पढ़ लें आराम से, सभी के आंसर्स दे दिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो विशेष भी इस तरह से लिखना है कि कवि ने थोड़े से शब्दों में ही उषा काल और भोर की मनमोहक शोभा का विराट चित्र अंकित किया है। अभी से गए निखर में संकेत है कि सूर्य के स्वागत के लिए पर्वतों के शिखर मानो पहले से ही तैयार हो गए हों। और आगे बढ़ा, ये वाली पंक्ति कविता में लिखी हुई है, आप देखना वहाँ पे, आगे बढ़ा कवि पंक्तियों में एक चलचित्र सा आँखों के सामने चलता प्रतीत होता है। और शिशु रवि में रूपक तथा आगे बढ़ा शिशु रवि में मानवीकरण अलंकार है। भाषा सरल और शैली शब्द चित्रात्मक है, ये विशेषताएं हैं इसकी। इसके आगे की बात करें, 28वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित, पहले पद्यांश था अब गद्यांश है, अब गद्य भाग से आया हुआ है। तो आपके 3 गद्य भाग हैं इसमें। पहला है प्रसंग करना है आपको, मान लीजिए वाला। तो इस प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतकों का खंडन शीर्षक निबंध से लिया गया है, ठीक है। और इसके लेखक जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। उनके बारे में पहले आपको प्रसंग बता देना है, उसके बाद में इसकी व्याख्या कर देनी है। तो मैं आपको और ऊपर दिखा देता हूँ, ये रही इसकी व्याख्या, ठीक है। व्याख्या के बाद में इसकी विशेषताएं भी लिखनी है। तो व्याख्या आप आराम से यहाँ पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सरल भाषा यूज की गई है। और विशेषता आपको बतानी है कि इस जो ये आपको गद्यांश दिया है, तो भाषा
संस्कृतनिष्ठ है, सरल है और प्रवाहपूर्ण है, और शैली विचारात्मक एवं उपदेशात्मक है, और स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया है, और चौथा नंबर जो है पुरानी बातों को भुलाने का आग्रह भी किया गया है। अथवा में फिर से आपका यही पार्ट इसी का, सूर्य का गोला पानी की तरह सतह छू गया, ये वाला है। इसका भी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो ये आपके पास क्वेश्चन पेपर तो है ही, नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर सारे सब्जेक्ट के, उनको डाउनलोड कर लेना। और उत्तर का पीडीएफ भी हम दे देंगे। उत्तर का एक कोड बताया मैंने वीडियो के बीच में, उसको डालोगे तो आपको वो पीडीएफ खुल जाएगा। संदर्भ एवं प्रसंग की बात करें तो आपके सामने लिखा हुआ व्याख्या भी आपको इसी तरह से करनी है जैसा हमने आपको बताया व्याख्या कैसे करनी होती है। तो ये व्याख्या आपको पूरी की पूरी करनी है, और आगे मैं दिखाता हूँ इस पूरी व्याख्या का और इसके जो विशेष पॉइंट है उसको भी। तो ये पूरा का पूरा व्याख्या है जिसका मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया है। और विशेष जो है, समुद्र तट पर सूर्यास्त की प्राकृतिक दृश्य का भव्य चित्रण किया गया है, और सूर्यास्त के समय समुद्र के जल तथा वातावरण में बदलते रंगों का आकर्षक वर्णन या वर्णन आकर्षक है। भाषा सरल, सजीव व प्राणमयी है, और शैली वर्णनात्मक तथा शब्द चित्रात्मक है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। इसका अथवा पाठ जो है, इसकी बात करें तो ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, ये वाला आपको पैराग्राफ पढ़ना है, और फिर इससे संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है। तो सब संदर्भ सहित प्रसंग व्याख्या यहाँ पे हमने कर दी है। आप इसको आराम से बिल्कुल वीडियो को ध्यान से पॉज करें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, और जिन बच्चों ने वीडियो पूरा देखा है उसके लिए पीडीएफ है पूरी सॉल्यूशन के साथ में, सभी प्रश्नों के उत्तर है उस पीडीएफ में, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका जो पासवर्ड है मैंने बता दिया है। तो पासवर्ड देखने के लिए, अगर पासवर्ड आपको जानना है तो पूरा वीडियो आपको देखना ही होगा। मेहनत आप कर रहे हैं तो आपको मेहनत पूरी करनी होगी, जैसे हम मेहनत करके आपके लिए ये पूरे आंसर्स बनाते हैं। तो व्याख्या है, इसके बाद में विशेष आपको बता देना है कि इसमें क्या है। ईर्ष्या दूसरों के गुणों, यश, संपत्ति, वैभव, सम्मान आदि को देखकर होती है, ये वाली चीज़ें पता है आपको। मनुष्य अपने पास वैसी ही अथवा उससे श्रेष्ठ चीज़ें होने पर भी प्रसन्न नहीं होता, और इस लक्षण को लेखक ने ईर्ष्या का जो है विचित्र वरदान कहा है। और ईर्ष्या की भावना का मनोविज्ञान, देखिए ये जो प्रसंग सहित व्याख्या दी गई है ना, इनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि उसने क्वेश्चन आपको दे दिए हैं कि पढ़ो भाई, ये इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना है आपको। बीच में से उठा ले, ये पूछ ले कि ईर्ष्या का विचित्र वरदान क्या है। ठीक है, ईर्ष्या का विचित्र वरदान या ईर्ष्या को विचित्र वरदान क्यों कहा गया है, तो ये आपको आंसर इसमें मिल गया। ईर्ष्या की भावना का मनोविज्ञान के अनुसार विवेचन हुआ है, और भाषा तत्सम प्रधान है, बोधमय है, और शैली जो है विवेचात्मक है। ठीक है, इसके आगे हम बात करें तो ये आपका जो है पूरा कंप्लीट हो गया। और आशा करता हूँ कि आपने अब तक वीडियो को लाइक ज़रूर हिट कर दिया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है और भी इम्पोर्टेंट वीडियो और उसके आंसर्स मिल सके। हमारे चैनल पे आपको प्रीवियस 8 या 9 साल के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, और जो अभी आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं या होने वाले हैं उनके लिए भी सॉल्यूशंस सारे मिल जाएंगे। तो बने रहिए इस चैनल पे, और जितना हो सके स्प्रेड करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी यहाँ पर रह करके पढ़ सकें, बढ़ सकें। आपके मैथ्स के, साइंस के और सोशल साइंस के और संस्कृत के सभी के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्यूशन हम यहाँ पे डालते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव ए गुड डे। और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो। थैंक यू वेरी मच। पीडीएफ डाउनलोड ज़रूर करें। जो स्टूडेंट ने पूरा वीडियो देखा है उसको पीडीएफ की मैंने कोड इसमें बता दिए, पीडीएफ का कोड जो है उसमें डालेंगे, पीडीएफ खुल जाएगी फुल सोल्यूशन के साथ में, और उसको डाउनलोड करके आप कभी भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।